देखिए, हमको विभिन्न तरह के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने हैं। कई तरह के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, ठीक है। किसी परिपथ में केवल जो है शुद्ध प्रतिरोध होता है, प्योर रेजिस्टेंस होता है। किसी परिपथ में कोई प्रेरण कुंडली होती है, ठीक है ना, कोई कुंडली है, क्वाइल होती है। किसी परिपथ में कोई संधारित्र लगा होता है, या अन्य परिपथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। किसी में संधारित्र लगा होगा, प्रतिरोध लगा होगा, किसी में संधारित्र लगा होगा, कुंडली लगी होगी, या किसी किसी परिपथ में तीनों लगे होंगे, ठीक है ना। ये जो आपके प्रतिरोध हैं, ये सारे प्रतिरोध ही हैं। ये क्या करते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं सभी, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे कुंडली हो, और चाहे संधारित्र हमारा, ये सब धारा के मार्ग में क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं, ठीक है ना। और यही ये डिसाइड करते हैं कि उस परिपथ में वोल्टेज धारा से आगे रहेगा या पीछे रहेगा। आपको पता है कि वोल्टेज जो है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। कभी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। इसी तरह से करंट की वैल्यू भी कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, समझ रहे हैं। लेकिन जब वोल्टेज पीक पर होगा, जब वोल्टेज की पीक वैल्यू मिलेगी हमको, तो जरूरी नहीं है कि करंट की पीक वैल्यू भी आपको मिल जाए। हो सकता है कि जब वोल्टेज पीक पर हो तो करंट पीक पर रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, ये श्योर नहीं है कि वोल्टेज जब मैक्सिमम रहेगा तो करंट भी मैक्सिमम रहेगा, जब वोल्टेज मिनिमम रहेगा तो करंट भी मिनिमम रहेगा। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा उस परिपथ पर, उस सर्किट पर डिपेंड करेगा कि उस सर्किट में क्या क्या अवरोध लगे हुए हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तब कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे निकलेगा, या किसी परिपथ में शुद्ध कुंडली है मान लीजिए केवल, तब क्या होगा उस अवस्था में, या संधारित्र लगा है किसी परिपथ में, तो उस अवस्था में हम ये चेक करेंगे कि कौन वोल्टेज आगे होगा या धारा आगे होगी। अगर वोल्टेज आगे होता है करंट से तो हम कहते हैं कि वोल्टेज कला में अग्रगामी है। क्या कहेंगे, वोल्टेज कला में अग्रगामी है। या उसी को दूसरे शब्दों में अगर कह लें हम तो कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में पश्चगामी है। तो चाहे धारा को हम पश्चगामी कहें, चाहे वोल्टेज को अग्रगामी कहें, दोनों एक ही बात हो जाती है, समझ गए ना। ऐसे ही किसी कुंडली में, किसी सर्किट में अगर कोई संधारित्र लगा हो तो हम वहां पर चेक करेंगे कि अब धारा का मान क्या होता है, वोल्टेज से आगे निकलता है या पीछे रह जाता है, ठीक है ना। तो ये जो अग्रगामी वोल्टेज है या पश्चगामी है, इसको दिखाने के दो प्रकार की विधियां हैं, दो प्रकार के आरेख एक तरह से जान लीजिए आप। एक तो ग्राफ विधि है, आप इसको देख रहे हैं, ग्राफ विधि है ये आपकी ग्राफ विधि है। इसमें ये वोल्टेज का ग्राफ है, इसको आप देख ही रहे होंगे, इसकी शुरुआत यहाँ से, यहाँ पर 0 से है, और ये धारा आपकी है, इसकी शुरुआत यहाँ पर देखो नीचे से है, देख रहे हैं ना। ये बाद में निकल रहा है तो निश्चित रूप से ये जो हमारी धारा है, ठीक है ना, वह वोल्टेज से पीछे चल रही है, पश्चगामी है। तो अगर करंट का, माफ कीजिएगा, वोल्टेज का इक्वेशन हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, V = V0 sin ओमेगा t। ये तो आप पहले जानते हैं, इसको तो बताना नहीं आपको। V = V0 sin ओमेगा t, ये आपका इक्वेशन है। तो यहां पर अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम I को दिखाना चाहेंगे तो हो जाएगा I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। ये माइनस फाई ये दिखाता है कि वोल्टेज से धारा जो है वो फाई कोण पश्चगामी है, ठीक है ना। फाई जो है ये क्या है, उसकी कला है। अब फाई का मान पाई भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी करंट वोल्टेज से, ठीक है ना, अगर आधा चक्कर पीछे है, कितना पीछे है, आधा चक्कर, जैसे ये हाफ चक्कर पूरा कर ले तब वो निकलना शुरू करेगा। तो अगर आधा चक्कर पीछे है तो यहां पर पाई लिख देंगे हम। अगर
एक पूरा चक्कर पीछे है तो वो 2 पाई के बराबर होता है कालांतर, तो 2 पाई यहाँ पर लिखेंगे। अगर केवल एक चौथाई चक्कर पीछे है, जैसा कि लगभग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है जब ये मध्य अवस्था में इसकी एक चौथाई कब माना जाएगा, जब ये मध्य अवस्था पहुंच जाए, ठीक है ना, तब उस अवस्था में ये अगर ये ग्राफ ऐसे गया होगा, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो इस अवस्था में जब ये पीक पर रहेगा तब ये 0 पर रहेगा। समझ रहे बात को? जब ये आपका पीक पर है तो ये आपका 0 पर है, इसका मतलब ये एक चौथाई चक्कर इतना आगे निकल गया ना, इसका मतलब धारा एक चौथाई चक्कर पीछे रहे आपकी। एक चौथाई चक्कर का मतलब होता है π/2, π/2। यहाँ अगर हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे π/2, तो इससे हमको ये नॉलेज हो जाएगा कि हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 कला में पीछे है, ठीक है ना। वोल्टेज से करंट जो है π/2 कला में पीछे है। और इसी तरह को एक ये आपका देखिए कला संबंधक आरेख है, इससे भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, यक्ष अक्ष बना दिया है, ये बात हो गई, यक्ष अक्ष बना दिया। यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ हमने लिख दिया, ओमेगा टी मतलब वही थीटा होता है, वही ओमेगा टी आपका ओमेगा टी कर दिया। अब इस देखो इसको मत बच पाइएगा, इसमें करंट अग्रगामी है, तो हमने v लिख दिया यहाँ पे, v इक्वल टू हो गया v0 sin ओमेगा टी, ऐसे हमने बना दिया। और ये ओमेगा टी इसका गुणांक है, तो ओमेगा टी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। ओमेगा टी आपका गुणांक है तो ओमेगा टी हमने कर दिया। फिर I जो आपकी है वो आगे है इससे, अगर आगे है कितना आगे है, मान लो फाई का मतलब π/2 होगा, कुछ भी होगा, तो जितना आगे रहेगा उसी के ऊपर उतना आगे बना देंगे हम, फाई के बराबर आगे बना देंगे ऊपर, तो पूरा कितना हो गया आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे हो गए। और यहाँ पर I को लिख देंगे हम, I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिख देंगे तो पता लग जाएगा हमारा कि जो करंट हमारी है वो वोल्टेज से फाई जो है वो अग्रगामी है, आगे है, ठीक है ना। ये जो करंट हमारी है वो वोल्टेज से फाई क्या है, आगे है। तो अब ऊपर वाले को हम तो इस ऐसे दिखा रहे थे, नीचे वाले इसको कैसे दिखाएंगे, v v0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे। अब जो है इसको ऐसे लिख दीजिए आप, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो वोल्टेज का गुणांक था, धारा वाला गुणांक I आगे है, इसका मतलब धारा जो हमारी है वो वोल्टेज से आगे चल रही है। क्लियर बात हो गई ना, आगे चल रही है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम वोल्टेज के टर्म में दिखाएं, ऐसे अगर यहाँ -5 कर दिया हमने और इसको हमने ऐसे ओमेगा टी कर दिया, तभी तो बोध हो जाएगा कि I ओमेगा टी गुणांक है और v का गुणांक ओमेगा टी फाई कम है, तो वोल्टेज जो है वो पश्चगामी है, करंट अग्रगामी है, धारा अग्रगामी है। तो धारा अग्रगामी के लिए चाहे फाई इसमें जोड़िए, धारा को अग्रगामी दिखाना है तो चाहे इसके गुणांक में फाई जोड़िए, और अगर नहीं जोड़ना है तो यहाँ से फाई घटाइए, है ना, दोनों एक ही बात हो गई। तो हम ऐसे दोनों आरेखों को दिखा करके ये बता सकते हैं कि वोल्टेज और कला, वोल्टेज और करंट, ये दोनों, इन दोनों में कौन जो है अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है, ठीक है ना। चलिए अब हम परिपथ पे आते हैं। अब परिपथ पर हम आ जाते हैं, तो पहला जो परिपथ हमारा है उस परिपथ में क्या करेंगे, जब परिपथ में क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है, मतलब परिपथ में केवल कोई प्रतिरोध है R और कुछ नहीं है, न कुंडली है, न संधारित्र है और किसी तरह कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया प्रतिरोध और ये हो गया प्रत्यावर्ती स्रोत, ठीक है, ये R हमारा होगा। परिपथ हमारा एक है, उस परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध लगा है R, और ये एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है V V0 sin ओमेगा टी, V V0 sin ओमेगा टी क्या है ये, यह एक वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज स्रोत है प्रत्यावर्ती, और यह करंट है।
समझ गए? तो क्या होगा, अब हम निकालें कैसे, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये तो हम जानते ही, समीकरण नंबर 1 हो गया, वोल्टेज स्रोत हमारा है। अब अगर केवल किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो शुद्ध प्रतिरोध में जब धारा बहती है, मान लो धारा यहाँ से बह रही है आई, क्या धारा, जब किसी शुद्ध प्रतिरोध में धारा बहती है तो वहां ओम का नियम तो लगा ही सकते हो, ओम का नियम तो लग सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर धारा इस प्रतिरोध में जा रही है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि परिपथ के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर भी होता है ना, एक भी विभवांतर दोनों के बीच का है, यहाँ से यहाँ तक सिरों के बीच का, वह ओम के नियम से v इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। या यहाँ से v की वैल्यू क्या है, v जीरो साइन ओमेगा टी, तो यही हो जाएगा v जीरो साइन ओमेगा टी के इक्वल हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। v इक्वल टू v जीरो साइन ओमेगा टी, ये आपका वोल्टेज स्रोत हो गया, और ये v इक्वल टू आई आर के ओम का नियम होता ही है, परिपथ में केवल प्रतिरोध है, प्रतिरोध के रहने पर ओम ला लगा ही सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या है, v जीरो साइन ओमेगा टी, यहाँ से आप देखो आई आर की वैल्यू हो गई v जीरो साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, v जीरो डिवाइड बाई आर, आर से डिवाइड हो गया, यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी, और ये v जीरो अपान आर क्या होगा, देखो v जीरो या v नॉट जो भी आप कह दें, ये क्या है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वोल्टेज का शिखर मान है। अगर वोल्टेज के शिखर मान में करंट से हम डिवाइड करेंगे, वैसे भी आप जानते हैं कि वोल्टेज अपान ये रेजिस्टेंस v अपान आर, ये आई ही होता है, अरे v अपान आर आई होता है। अब ये v जीरो अपान आर है क्योंकि ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ठीक है, तो v जीरो अपान आर जो है यहाँ धारा की पीक वैल्यू आएगी, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो हमने क्या देखा कि v की वैल्यू थी v जीरो साइन ओमेगा टी, तो i की वैल्यू क्या आ गई, आई जीरो साइन ओमेगा टी, समझ गए, v की वैल्यू v जीरो साइन ओमेगा टी थी, तो i की वैल्यू क्या आ गई, आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ के कोणांक में और यहाँ के कोणांक में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब न तो वोल्टेज धारा से आगे है न धारा वोल्टेज से आगे है, इसका मतलब न कोई अग्रगामी है और न ही कोई पश्चगामी है, दोनों समान कला में चलते हैं। अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा है तो उस परिपथ में जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा तो धारा का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा, जब वोल्टेज का मान मिनिमम होगा तो धारा का मान भी मिनिमम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम तो धारा का मान मैक्सिमम, जब वोल्टेज का मान मिनिमम तो धारा का मान मिनिमम। वो देखो यहाँ दिखाया गया है देखिए ध्यान से, ये वोल्टेज वाला ग्राफ आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये देखो वोल्टेज वाला ग्राफ है, ऐसे बनाया गया है, ऐसे जो डार्क लाइन से है, और जो डार्क लाइन हमारी है वो क्या है, करंट वाला ग्राफ है, धारा वाला ग्राफ है। जब देखो वोल्टेज आपका मैक्सिमम है तो उसी समय धारा भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मिनिमम है तो धारा भी मिनिमम है, जब वोल्टेज जीरो है तो धारा भी जीरो है, मतलब एक साथ बढ़ रहे हैं एक साथ घट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है अगर किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हुआ है तो यही कंडीशन होती है वहां पे, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, कला संबंधक आरेख से कैसे दिखाएंगे, ऐसे ओमेगा टी में लगा दिया ऐसे, इसी ओमेगा टी की लाइन में, अब आपको दूसरी लाइन नहीं बनानी है, दूसरी लाइन आपको नहीं बनानी है, क्यों, क्योंकि न तो वोल्टेज आगे है न धारा आगे है, दोनों लाइन एक ही पर रहेगी, तो दोनों लाइन एक ही पर रहेंगे, तो इसी लाइन का हम v जीरो भी लिखेंगे, इसी लाइन का i जीरो भी लिखेंगे, और दोनों जो है समान कला में है, ये हम दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इससे प्रूफ हो जाएगा, ओमेगा टी दोनों कोणांक है, तो इसलिए न तो वोल्टेज हमारा आगे है न वोल्टेज पीछे है, एक ही लाइन में दोनों पड़ गए, इसका मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं साथ साथ घट रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, कब, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। क्लियर बात हो गई, अगले पर आते हैं, ठीक है। दूसरा हम लेंगे, जब परिपथ में क्या होगा, कोई प्रेरण कुंडली हो, प्रेरण कुंडली समझ रहे हैं ना, अरे वही कॉइल जिसमें स्वप्रेरकत्व होता है यल, ठीक है ना, कोई कॉइल है जिसका स्वप्रेरकत्व यल है, तो
उस यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली लगी है यहाँ पे, क्लियर, प्रतिरोध नहीं है। अब परिपथ में क्या है, प्रतिरोध नहीं है, बल्कि एक यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली है। ये हमारा एक परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसको लिखेंगे हम V बराबर V0 sin ओमेगा t से दिखाएंगे, V बराबर V0 sin ओमेगा t से इसको दिखाएंगे हम। और यल स्वप्रेरकत्व जो है एक कुंडली का है और वही कुंडली जो है वो यहाँ पे जोड़ी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ध्यान देना इस चीज को है, इस चीज को ध्यान देना है, केवल कुंडली है। यद्यप किसी कुंडली के साथ में कुछ न कुछ शुद्ध प्रतिरोध तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं उस अवस्था में उस कुंडली का जो शुद्ध प्रतिरोध है वो शून्य माना गया है। अरे भाई कुंडली जो है वो तांबे के तारों की ही तो बनेगी, तो जब तार की बनेगी तो प्रतिरोध तो रहेगा ही उसका, लेकिन प्रतिरोध को यहाँ शून्य माना गया है, आर को शून्य माना गया है, क्योंकि अभी आर का और यल का जो कॉम्बिनेशन का जो परिपथ है वो बाद में पढ़ेंगे इसको, तो आर यल परिपथ हम बाद पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल यल परिपथ है, बस केवल कुंडली उस परिपथ में है, तब हम देखेंगे कि क्या होता है, धारा क्या आगे बढ़ती है पीछे रह जाती है। तो V = V0 sin ओमेगा t आप देख ही रहे हैं इस चीज को, और यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली यहाँ पर है, इसको भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको। देखिए यह जो कुंडली हमारी है, अगर वो A और B बिंदुओं के बीच जुड़ी हुई है, ठीक है ना, A और B बिंदुओं के बीच अगर ये कुंडली आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये वोल्टेज अप्लाई होगा, लेकिन और जब वोल्टेज अप्लाई होगा धारा बहेगी, ठीक है, धारा तो बहना ही बहना है। जब धारा यहाँ बहेगी, ठीक है ना, क्या धारा बहेगी, वही I बराबर I sin ओमेगा t के हिसाब धारा बहेगी। लेकिन उस अवस्था में यहां पर एक कौन सी घटना होगी, स्वप्रेरण की घटना होगी। कोई कुंडली अगर किसी परिपथ में लगी हुई है तो स्वप्रेरण घटना होती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है, समझ रहे ना। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि मुख्य धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा जो ये वोल्टेज है वो फ्रॉम A टू B है, क्या है, फ्रॉम A टू B, वोल्टेज क्रमशः घटता है ना। जैसे अगर ये वोल्टेज आपका 50 वोल्ट का है तो 50 वोल्ट का वोल्टेज कैसे घटेगा, 50 से 49, 48, 47, 46, 20, 10, 5 ऐसे घटता है। तो A से B की तरफ वोल्टेज घट रहा है, और चूंकि ये प्रत्यावर्ती धारा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, तो एक जो है विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा। अरे फैराडे के नियम से, है ना, अगर किसी परिपथ में प्रत्यावर्त धारा बहती है तो वहां कुंडली में तो क्या होता है, वहां पर एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है, क्योंकि वहां फ्लक्स परिवर्तन होता है बार बार। और उस विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताइए। वैल्यू के लिए देखो एक फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ लिख दे रहा हूं, L = -E/dI/dt। डेल्टा I /डेल्टा t पढ़ा था आपने ना। अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो तो डेल्टा I बटे डेल्टा t को हम dI/dt लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पे है, L = -E/dI/dt। माइनस चिन्ह ये दिखाता है यहाँ पे कि जो फ्लक्स परिवर्तन है ना, वह उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, E = क्या हो जाएगा, -L dI/dt, तिरछा कर दिया हमने। तो ये V जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये रिवर्स होगा, इसलिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। इसलिए अगर पूछा जाए नेट विभवांतर कितना आरोपित होगा इस कॉइल के सिरों पर, तो कॉइल के सिरों पर नेट विभवांतर कितना होगा, V = V1 + V2, और ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा t माइनस E की वैल्यू क्या है, अरे प्लस है यहाँ, प्लस के बाद E यहाँ पे है, दूसरी वैल्यू है ये, और ये माइनस में है, तो -L dI/dt, ठीक है ना। अगर इस परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध रहा होता तो हम यही इतना जो लिखते, बस एक कुंडली है तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन लागू होगा, फैराडे का नियम लगेगा।
तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो विरोध करेगा वोल्टेज के बढ़ने का। तो यह वोल्टेज जो है ये विद्युत वाहक बल वोल्टेज का ही रूप है, विद्युत वाहक बल तो वोल्टेज का ही रूप है, वो इस वोल्टेज में से घट जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ओम के नियम से क्या सूत्र होता है? V = IR। अब V जो है क्या है? नेट वोल्टेज है। नेट वोल्टेज आपका ये हो गया, हमने इस वोल्टेज में से इसको घटा दिया तो नेट वोल्टेज मिल गया हमको। लेकिन इस प्रतिरोध, इस परिपथ में कोई भी शुद्ध प्रतिरोध नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि परिपथ के प्रतिरोध को शून्य माना गया है। इसका मतलब परिपथ में कोई अलग से प्रतिरोध नहीं है। अगर प्रतिरोध मान लेंगे तब तो R और L दोनों का मिला के परिपथ हो गया, RL परिपथ, जो हम बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अगर शुद्ध हमने कुंडली माना हुआ है, शुद्ध यल प्रेरकत्व की कुंडली माना है, तो परिपथ में जो प्रतिरोध है शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, धारा से गुणा करोगे तो पूरा मान शून्य हो गया। क्या हो गया? V0 sin ωt - L di/dt। क्लियर बात हो गई? ये हो जाएगा आपका V0 sin ωt = L di/dt। क्या किया हमने? इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, उस साइड कर दिया इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, di/dt बराबर हो जाएगा V0/L sin ωt, या di हो जाएगा V0/L sin ωt dt। ऐसे हो गया। क्लियर हो गई बात? अब इसका हम करेंगे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे। ये di का इंटीग्रेशन हो जाएगा I, इधर भी कर देंगे, ये हो जाएगा I, इधर I, ध्यान दीजिए। देखो V0 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे। ये है क्या? ध्यान दो जरा, V0 जो है ये वोल्टेज की शीर्ष वैल्यू है, वोल्टेज का शीर्ष मान है, ठीक है ना। ये वोल्टेज का शीर्ष मान है, और उसी में हमने यल यानी कुंडली से, ये क्या है? प्रतिरोधी तो है, ये प्रतिरोधी। अब बताया हमने कि ये सभी प्रतिरोधी हैं। ये आपका यल है, क्या है? ये यल है आपका, ये प्रतिरोध का ही एक रूप है, ठीक है। V0/L हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपका वोल्टेज बटे प्रतिरोध, धारा मिल गया। तो अब V0 है, इसका मतलब वोल्टेज के शीर्ष मान में हमने प्रतिरोध से डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे धारा का शीर्ष मान मिलेगा। क्या मिलेगा? धारा का शीर्ष मान। इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ωt dt, ये हो जाएगा I बराबर, ठीक है ना। क्या मिलेगा यहाँ पे? I बराबर I0, ठीक है ना। I बराबर I0, और क्या मिलेगा यहाँ पे? अब इसका sin ωt का समाकलन करोगे तो क्या होगा? sin ωt का समाकलन होगा माइनस cos ωt डिवाइड बाई, इससे करोगे t का जो गुणांक है ओमेगा से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ इसे ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है अभी जो है, अभी बताता हूँ आपको। इसको बाहर लीजिए यहाँ पे। अभी जो है ये आपकी करंट नहीं हुई है, अभी पूरा प्रतिरोध अभी अब निकलेगा, ठीक है। पूरा जो प्रतिरोध है अब निकलेगा। यहाँ मिटा दे रहा हूँ, यहाँ मिटा दे रहा हूँ। अभी पूरा प्रतिरोध नहीं निकला है, अब प्रतिरोध अब निकलेगा, ठीक है। चलिए V0 जो है ये आपका कांस्टेंट RL, ये आपने बाहर ले लिया यहाँ भी, और ये हो गया आपका ओमेगा, यहाँ से बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा I बराबर V0/ωL, ठीक है, माइनस cos ωt। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ओमेगा यल है, देख रहे हैं ओमेगा यल, यह आपका जो है ये भी प्रतिरोध है। यल प्रतिरोध से नहीं है, ओमेगा यल प्रतिरोध है, ठीक है। ये ओमेगा यल जो है प्रतिरोध है, तो V0/ωL है ना। ये क्या हो गया? ये आपका वोल्टेज बटे प्रतिरोध हो गया, इसी मान हो गया धारा। लेकिन इस प्रतिरोध का एक अलग नाम है, क्या नाम इसका है? ओमेगा यल को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात मतलब वो प्रतिरोध का ही रूप है,
अभी आप जब पढ़ेंगे संधारित्र वाले में तो वहां पढ़ेंगे धारतीय प्रतिघात, यहां पर प्रेरण प्रतिघात है। क्योंकि अगर केवल शुद्ध प्रतिरोध है उसमें तो उसको प्रतिरोध कहा जाता है, सबको प्रतिरोध कहेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रतिरोध जो है कुंडली के नाते है, कि प्रतिरोध संधारित्र के नाते है, कि प्रतिरोध जो है शुद्ध तांबे के तारों के नाते है। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया है, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण ये ओमेगा एल जो है क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा एल को हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, ये प्रतिरोध का ही रूप है। तो V0 अपान ये जो प्रेरण प्रतिघात होता है यानी विभवांतर बटे प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं धारा, तो हो जाएगा धारा की फीस वैल्यू I0। अब यहाँ क्या बचा, माइनस कास ओमेगा टी, ठीक है ना, माइनस कास ओमेगा टी। इसको साइन रूप में कन्वर्ट कीजिए, इसको साइन रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे आप क्या लिखेंगे, साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखोगे माइनस कास ओमेगा टी है ना, तो माइनस कास ओमेगा टी अगर है ये, तो इसको ऐसे लिखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ऐसे समझिए बात को, ये बात समझ नहीं आ रही है। देखो ध्यान दो, माइनस को बाहर ले लोगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता ही है, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो साइन, क्योंकि साइन रूप में लिखना है, यहाँ पर v इक्वल टू है v0 sin ओमेगा टी, तो हमको चेक करना है कि i में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई आएगा, या ओमेगा टी माइनस पाई आएगा। ओमेगा टी में ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको cos को साइन चेंज करना है। तो अगर यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर दोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, क्योंकि माइनस लेना है तो हमने क्या किया, इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर दिया, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब देखो i की वैल्यू आ गई, I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और v की वैल्यू हम शुरू से ले चले गए थे v0 sin ओमेगा टी, देख लो ध्यान से, ये ले चले गए थे। अब बताओ कौन सा अग्रगामी कौन सा पश्चगामी है, देखते जानते होंगे आप, वोल्टेज हमारा जो है आगे है और जो धारा हमारी है वो पाई बाई 2 पीछे है। तो अब आप नोट बना के लिख भी सकते हैं, जो आपका प्रतिरोध था उसमें भी आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है, या उनके मान साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। दूसरा आप यहां लिख लीजिए नोट बना करके, नोट नंबर 2 में, कि यदि किसी परिपथ में, ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व हो जिसका स्वप्रेरण गुणांक L हो, तो ऐसे परिपथ में धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में पश्चगामी होती है, अथवा वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। अब देखो इसी को हमने क्या किया है, ग्राफ दिखाया है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका वोल्टेज वाला ग्राफ है, देख रहे होंगे, और ये हमारा धारा वाला ग्राफ, ये भी आप देख रहे होंगे। अब देखो जब वोल्टेज वाला ग्राफ हमारा शीर्ष पर पहुंच गया यहाँ पे, धारा वाला ग्राफ हमारा यहाँ पहुंचा हुआ है, इसका मतलब कि 1/4 ये जब आगे पहुंचा है तब जाकर के ये मध्यावस्था में आया हुआ है, इसके लेवल पहुंचा हुआ है, समझ गए बात को। जब ये गिर करके आपका 0 पर आ गया है, मतलब ये आधा चक्कर पीक हो गया है, तब जाकर के ये अपना पीक वैल्यू पाया हुआ है। जब इसकी पीक वैल्यू है तब इसका मध्यावस्था में आ गया, जब इसकी मध्यावस्था है इसकी पीक वैल्यू आ गई। कहने मतलब वोल्टेज जो है हमेशा 1/4 राउंड यानी 1/4 चक्कर हमेशा आगे चल रहा है, ठीक है। उसी को देखो यहाँ पर दिखाया गया है कला संबंधक आरेख के द्वारा। धारा को देखो नीचे दिखाया गया है, धारा नीचे आपकी है, ओमेगा टी आप देख ही रहे हैं, ओमेगा टी जो है V0 का जो कोणांक है, मतलब वोल्टेज का जो कोणांक है वो क्या है, ये वाला है, ओमेगा टी ऊपर हो गया आपका और इस ओमेगा टी से यानी V0 से यहाँ से 90 अंश, पाई बाई 2 मतलब 90 अंश, V जो 90 अंश नीचे की तरफ जो है I0 है, तो I0 से 90 अंश ऊपर V0 है, V0 से 90 अंश नीचे I0 है, तो आप कह सकते हैं कि धारा जो है वो 90 अंश पश्चगामी है या वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है। तो इन दोनों आरेखों के माध्यम से आप इन दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज शुद्ध प्रतिरोध वाले में आपने पढ़ा कि कोई अंतर नहीं होता है, और अगर प्रेरकत्व की कुंडली है तो उसमें वोल्टेज जो है अग्रगामी होता है, धारा हमारी पश्चगामी होती है।
अब कल जो है हम लोग शुद्ध प्रेरकत्व वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम दो का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसमें पढ़ेंगे कि कौन आगे निकलता है, कौन पीछे निकलता है, और उस समय परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें।